हेलो मानवा बड़ी, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी एलेक्जर ऑफ द सन की, और ये है इस मानवा का पार्ट 4। तो चलिए सुनते हैं बायन की ज़िंदगी की आगे की कहानी। बायन और सुयन कहीं जा रहे हैं। हेडकोर्ट लेडी ने सभी कॉन्कुबाइन और मेड्स को इनर पैलेस में बुलाया है। सुयन को लगता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन क्योंकि हेडकोर्ट लेडी उम्र में उनसे बड़ी है, बायन वहाँ जाना चाहती है। सुयन परेशान है कि अगर वो रास्ते में एम्परर को भी न मिल जाए तो बायन एम्परर को भी कैजुअली ट्रीट ना कर दे। कहीं वो उनको ये कहकर ना डांट दे कि वो बिजी है तो एम्परर उसको ढूंढना बंद करे। बायन को भी फिक्र तो हो रही है, लेकिन उसको लगता है कि शायद एम्परर को उसका चेहरा याद नहीं होगा। एम्परर के काटने का घाव किसी वजह से अभी भी नहीं भरा है। उसने अपने होठों के घाव को भी लिपस्टिक से छुपाया तो है, लेकिन वो भी अभी नहीं भरा है। जब वो इन मैंशन में पहुंचते हैं तब बायान उसको देख काफ़ी अमेज होती है, क्योंकि वो बहुत लंबा और खूबसूरत है। वो गिनने लगती है कि उस मैंशन में कितने मंजिल है, जिसे देख वहाँ की मेट्स हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। बायान सुयन से माफ़ी मांगती है, क्योंकि सुयन ने उसको दूसरों के सामने बोलने में होशियार रहने को कहा था। लेकिन सुयन कहती है कि उसको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना सर ऊंचा रखे और खुद को खुद जैसा होने को ना रोके। उसको बस फिक्र है क्योंकि बायान के होठों के घाव अभी नहीं भरे हैं। बायान जानती है कि सुयन एक बहुत अच्छी लड़की है जो उसकी फिक्र करती है। जब वो लोग वहाँ अंदर जाते हैं तब उनको बताया जाता है कि उनको एक एक कर अंदर जाना होगा। तो बायन पहले सुयन के बगैर ही अंदर जाती है। अंदर पहुंचने पर वो देखती है कि वहाँ दूसरा कोई भी नहीं है। अंदर सभी काफी सुंदर और चमकीला होता है। वो देखती है कि उसके जूते फर्श को गंदा कर रहे हैं, तो वो अपने जूते उतार कर रख देती है। वो कहती है कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे बनाया होगा, उनको डर नहीं लगता है क्या। उसके ऐसे कहते ही वहाँ कोई हंसने लगता है। बायन पूछती है कि कौन है। वहाँ पर्दों के पीछे कोई है। जब वो वहाँ से झाँक कर अंदर देखती है तब उसको बहुत सुंदर हाथ दिखाई देते हैं। वो कहती है कि आप हेडकोर्ट लेडी हो ना, बाहर आइए, आप क्यों अंदर छुप रही है। लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। तो बायन कहती है कि देखो, अगर आपने मुझे इतनी दूर मिलने को बुलाया है तो हमें आमने सामने होकर बात करना चाहिए। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। ये देख बायन गुस्सा होने लगती है और उस पर्दे को खोलने को आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसको खोल ले उससे पहले ही वो खुल जाता है और अब वो गिरने वाली है। वो गिर जाती है, लेकिन वो जमीन में नहीं, किसी के बाहों में गिरी है। जब वो ऊपर देखती है तब उसकी आंखों के सामने हेडकोर्ट लेडी नहीं बल्कि एम्परर होता है। वो सोचती है कि ये तो वही मॉन्स्टर है। ये कैसे हो गया। गलती से वो कहती है कि यहाँ क्यों एक मॉन्स, लेकिन अपना सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही वो खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसको पता है कि एम्परर को उसके मुंह के सामने वो मॉन्स्टर नहीं बुला सकती। लेकिन एम्परर गुस्सा नहीं होता और उल्टा ही मुस्कुराता है। वो अपने हाथों से बायन का लिपस्टिक हटाता है और उसकी होठों के चोट को देखता है। वो हंसते हुए कहता है कि तुम जो कुछ भी अभी कहने वाली थी उसको पूरा करो। लेकिन बायन कहती है कि वो भूल ही गई कि वो क्या कहने वाली थी। एम्परर कहता है, मॉन्स्टर, तुम यही कहने वाली थी ना। ये सुन बायन के पसीने छूट जाते हैं। एम्परर कहता है कि कुछ नहीं होगा, वो उसको मॉन्स्टर कह सकती है। बायन उससे नजरें फेर लेती है, लेकिन वो उसका चेहरा अपने और लाता है और उसको उसकी आंखें में आंखें डाल देखने को कहता है। बायन खुश नहीं है और ये बात एम्परर उसके चेहरे में साफ देख सकता है। वो एक बार फिर बायन को वो कहने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन उसके फिर से पूछने पर वो कहती है, मॉन्स्टर। उसकी मुंह से ये सुन एम्परर को अब पक्का यकीन है कि बायन ही वो लड़की है जो उस दिन उसके साथ तालाब में थी। वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि बायन। वो पूछता है कि क्या वो एक सीओ है, तो वो कहती है हाँ। वो उसके बाल खोलता है और कहता है कि उसके बाल तो लेकिन काले हैं। बायन कहती है कि मेरा यकीन कीजिए, मैं सच में एक सीओ हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे बालों को क्या हुआ, लेकिन कहते हैं कि पहले पहले भी कुछ सीओ के बाल काले हुआ करते थे। एम्परर कहता है कि उसको लग रहा है कि बायन उसको उल्लू बना रही है, लेकिन बायन कसम खाती है कि वो सच बोल रही है। एम्परर को डार्क सीओज के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन ये जानते हुए भी वो बायन को चिढ़ा रहा है, क्योंकि उसके रिएक्शंस बहुत ही एंटरटेनिंग है। बायन कहती है कि अगर उसको कहीं दर्द हो रहा है तो एक सीओ होने की वजह से वो उसको ठीक कर सकती है। एम्परर कहता है कि उसका सर थोड़ा दर्द कर रहा है। बायन कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो उसको चुटकियों में ठीक कर सकती है। वो उसको पूछती है कि क्या वो उसको हील कर सकती है, तो वो कहता है कि ठीक है। बायन कहती है, एक सेकेंड। बायन के रिएक्शंस और भी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। वो अपने रोब के अंदर से चाकू निकालती है और अगले ही पल कई सारे गार्ड्स उसको घेर लेते हैं और अब उसके गर्दन के चारों ओर तलवार लटके हुए हैं। बायन ये देख काफ़ी डर जाती है। एम्परर बताता है कि उसके आसपास कोई भी किसी भी तरह का ब्लेड नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर वो उसकी बाहों में हो तो फिर कहानी कुछ और है। वो सबको बायन को छोड़ने को कहता है और उसको अपने बाहों में आने को कहता है। डर के मारे बायन बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर उसकी बाहों में बैठ जाती है और सभी गार्ड्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो फिर अपना चाकू निकालती है और अपनी उंगली काटती है और वो एम्परर को उसका खून पीने को कहती है। उसका घाव भरने से पहले ही उसको उसका खून पीना होगा। ये पहली बार है जब एम्परर अपने होश में होते हुए भी किसी इंसान का खून पी रहा है। वो बायन की उंगली से उसका खून पीता है और ऐसा करते ही उसका सर दर्द ही नहीं, उसकी प्यास भी गायब होने लगती है।
ये देख वो बायान की उंगली और भी ज़्यादा चाटने लगता है। बायान उसको रुकने को कहती है क्योंकि अब वो हील हो चुका है, उसमें से खून नहीं आ रहा। लेकिन एम्परर कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। ऐसा लगता है कि वो होश में नहीं है। ये देख बायान वहाँ से भागने को उठती है क्योंकि उसको पता है कि कुछ तो है जो सही नहीं है। लेकिन वो भाग पाती उससे पहले ही एम्परर उसको पकड़ लेता है और ज़मीन में गिरा देता है और खुद उसका हाथ पकड़ उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो उसके कानों को लिक करता है और बायान उसको ऐसा ना करने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। ये देख बायान सोचती है कि आखिर ये सच में एक मॉन्स्टर है, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। एम्परर कहता है कि मुझे सब सच बताओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या मैंने इससे पहले भी तुम्हारा खून पिया है? बायान कहती है कि हाँ हाँ आपने पिया है, आपने इतना ज़्यादा पिया कि मैं मरते मरते बची थी। वो फिर पूछता है कि क्या बायान को पता है कि उसके अंदर एक मैडनेस दौड़ता है। वो बताती है कि उसको पता है। कुछ दिन पहले स्कारलेट लाइट्स की रात उसके खून ने एम्परर का मैडनेस शांत करा, लेकिन बस 3 दिन के लिए। बायान सोचती है कि उसने उसका उतना सारा खून पिया और वो बस 3 दिन तक काम करा। एम्परर फिर पूछता है कि उस रात वो कैसे उसे जिंदा भाग निकली। बायान कहती है कि उसके पाँव बहुत तेज है, उसने उनका ध्यान भटका लिया और फिर भाग गई। वो उसको सारा सच नहीं बताती। एम्परर कहता है मेरे सर को पत्थर से मारने के बाद। ये जान बायान घबरा जाती है कि उसको सब पता है, लेकिन एम्परर बस ये कहता है कि जब हम दोनों अकेले में हैं तब सब ठीक है, लेकिन याद रखना कि जब हम दूसरों के आसपास हो तुम मुझे किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचा सकती। बायान पूछती है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसको अब एम्परर के साथ अकेले होना होगा, कितने वक्त के लिए? एम्परर हंसता है और उसके गालों को किस करते हुए कहता है कि अब से हर दिन। बाहर सुयन जो कि बायान का इंतजार कर रही है, वो सोचती है कि बायान को बाहर आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है उसका अंदर गए हुए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तभी उसके पीछे से हेडकोट लेडी वहाँ आती है। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और सुयन पूछती है कि वो अकेले क्यों है, क्या उसकी लेडी उनके पास नहीं है। हेडमेड बताती है कि उनको बुलाने वाली ज़रूर वो थी, लेकिन वो जिसको मिलने गई है वो खुद एम्परर है। ये सुन सुयन घबरा जाती है। वो हेडमेड से कहती है कि उसकी लेडी अभी तक बिल्डिंग के अंदर से वापस नहीं आई। वो बायान को ढूंढने को उनकी मदद मांगती है। हेडमेड कहती है कि लेडी सू, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी लेडी के बाल काले हैं, भले ही वो एक सीओ है। लगता है उनकी होठों में वो चोट भी था। सुयन का झूठ अब पकड़ा गया है और वो कुछ नहीं कह पाती, वो बस माफ़ी मांगती है। हेडमेड उसको ब्लेम नहीं कर रही, उनको पता है कि सुयन बस अपनी लेडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुयन को याद रखना होगा कि एम्परर का ऑर्डर उनके पर्सनल फीलिंग से हमेशा ऊपर होना चाहिए। वो सुयन को फिर से ऐसी गलती ना करने को कहती है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो अच्छे से बायान का ख्याल रखे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुयन को लगा था कि पकड़े जाने पर उसको कोई बहुत बुरा पनिशमेंट मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी बायान वहाँ आती है और उसको आवाज़ लगाती है। उसके बाल सब खुले हुए हैं और उसने जूते भी नहीं पहने। आखिर हुआ क्या? बायान कहती है कि वो मॉन्स्टर। सुयन बायान को चुप कराती है और वहाँ के दूसरे मेट्स को बायान के लिए जूते लाने को कहती है, लेकिन तभी एम्परर वहाँ आता है और कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद बायान के जूते वापस लाया है। वो पूछता है कि क्या बायान को अपने जूते वापस चाहिए? वो बताती है कि हाँ। वो पूछता है कि क्या वो उसको खुद से वो पहनाए? बायान कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरे जूते वापस करो। सुयन सोचती है कि बायान एम्परर से इस तरह से बात नहीं कर सकती और वो बायान को रोकने की कोशिश भी करती है। ये देख बायान कहती है कि अगर वो सच में उसको जूते पहनाना चाहता है तो वो वैसा कर सकता है, और ऐसा कहकर वो अपने पैरों को ऊपर करती है। ये देख एम्परर हंसता है और पूछता है कि क्या वो कह रही है कि वो उसके आगे अपना सर झुकाए? वो वैसा तो नहीं कर सकता, लेकिन वो बायान को अपनी बाहों में उठाता है और उसको उसके जूते पहनाता है। ये देख वहाँ मौजूद सारी मेट्स काफ़ी हैरान रह जाते हैं। एम्परर कहता है कि बायान का उसके साथ वैसे बात करने में उसको कोई परेशानी नहीं, लेकिन बायान को ऐसे अपने जूतों को छोड़कर नहीं चलना चाहिए। बायान कहती है कि ठीक है। वो पूछता है कि क्या वो बायान को उसके कमरे तक छोड़ दे, तो वो मना कर देती है। वो पूछता है कि क्या वो अच्छे से चल सकती है, तो वो कहती है कि यहाँ आते तक तो मैं अच्छे से ही चल रही थी। वो फिर पूछता है कि क्या वो कल बायान के लिए कैरियज भेजे, तो बायान कहती है कि ठीक है। एम्परर फिर हंसता है और बायान के गाल में किस करते हुए कहता है कि कल मिलेंगे। एम्परर कभी भी ऐसे नहीं हुआ करते थे, आखिर ये हो क्या रहा है? तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।